जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल DOA स्टडी हब में। एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। मैं पंकज सारस्वत एक नया टॉपिक लेके आपके बीच फिर से आए हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था लास्ट क्लास में कि बहुत जल्दी आपसे मिलेंगे विद अ न्यू टॉपिक, एंड द टॉपिक ऑफ टुडे इज थॉमस हॉब्स। देखिए, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? अभी तक हम लोगों ने पढ़ा प्लेटो, कन्फ्यूशियस, अरस्तु, मैकियावेली। हमने ये 4 टॉपिक अभी तक करे, और जो 4 टॉपिक हमने अभी तक किए हैं, इन 4 टॉपिक में से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके आएंगे। जितने इंपॉर्टेंट ये 4 टॉपिक थे, उतने ही इंपॉर्टेंट आगे के भी टॉपिक हैं। यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि हॉब्स में से कम आएंगे, या लॉक में से ज़्यादा आएंगे, या TH ग्रीन के ज़्यादा आएंगे, या रूसो के आएंगे, नहीं पता। लेकिन हमें क्या है कि हर टॉपिक की, हर थिंकर की एक विशेषता को पकड़ना है, एक चीज़ को पकड़ना है। जैसे अरस्तु की जब हम लोग बात करें तो अरस्तु क्या थे? अरस्तु ने अपनी बात रखी, उन्होंने संविधानों को 158 कंट्री से ज़्यादा संविधानों को पढ़ा, और उन संविधानों को पढ़ने के बाद उन्होंने अपनी बात को सबके सामने रखा द पॉलिटिक्स में। उसी प्रकार से प्लेटो ने अपने राजा की बात करी, अपने दार्शनिक राजा की बात करी। अरस्तु लोकतंत्र को बेकार पद्धति बताते हैं और राजतंत्र को अच्छी पद्धति बताते हैं। कन्फ्यूशियस लोगों के एथिक्स की बात करते हैं। मैकियावेली किस चीज़ की बात करते हैं? मैकियावेली एक स्ट्रॉन्ग राजा और स्ट्रॉन्ग इटली की बात करते हैं। वो चाहते हैं कि बहुत जल्दी से एक स्ट्रॉन्ग इटली को खड़ा कर सकें, जिससे क्या होगा, जिससे होगा क्या कि वो एक मजबूत राजा का जन्म इटली के अंदर कर सकेंगे, है ना। तो उसी प्रकार से जो हमारे अगले थिंकर हैं, उनका नाम है थॉमस हॉब्स। तो जिस प्रकार से हर एक विचारक की अपनी अपनी कोई ना कोई विचारधारा है। कोई राज्य को लेके बात करता है, कोई राजा को लेके बात करता है, कोई पद्धतियों को लेके बात करता है, तो कोई नैतिकता को लेके बात करता है। उसी प्रकार से जो हमें समझना है वो समझना है थॉमस हॉब्स, कि थॉमस हॉब्स किस बारे में क्या बात करना चाहते हैं। तो सबसे पहले इनका एक बेसिक चीज मैं आपको बता देता हूँ। थॉमस हॉब्स ये ब्रिटेन के रहने वाले थे, इंग्लैंड के रहने वाले थे, UK के रहने वाले थे। इनका जन्म 5 अप्रैल 1588 में हुआ ब्रिटेन में, और इनकी मौत 4 दिसंबर 1679 में हुई ब्रिटेन में। क्लियर दोस्तों? जन्म भी ब्रिटेन में, मौत भी ब्रिटेन में। जन्म हुआ 1588 में और डेथ हुई इनकी 1679 में। तो ये तो इनकी बेसिक बात आ गई। कई बार देखिए क्वेश्चन आ जाता है। अभी रिसेंटली एक एग्जाम हुआ था जीवाजी यूनिवर्सिटी में PhD का, तो कुछ बच्चों ने वहाँ पे एग्जाम दिया था। बहुत बेसिक क्वेश्चन एक उनसे पूछा गया, बहुत बेसिक। क्या था क्वेश्चन? कि जयप्रकाश नारायण, JP नारायण का जन्म बिहार के इनमें से किस राज्य में हुआ? देखिए, कोई नहीं सोच सकता कि PhD के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, इतना बेसिक क्वेश्चन PhD के अंदर। ऑप्शन क्या दे रखे थे? छपरा, मुजफ्फरपुर, पटना, और शायद गया या दरभंगा में से कोई ऑप्शन था। ये 4 ऑप्शन थे। अब सारे बच्चे कंफ्यूज, उनको ये था कि भाई जो JP थे, इन्होंने मूवमेंट जो किया था वो पटना से किया था, तो कहीं ना कहीं जन्म पटना में होगा। तो बहुत सारे बच्चों ने इसमें पटना क्लिक किया, परंतु इसका करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर इसका छपरा है। तो हमें नहीं पता होता कि एग्जामिनर किस मूड में बैठा है और वो क्या आपसे क्वेश्चन पूछ ले। ये जरूरी नहीं है कि आप PhD या नेट का एग्जाम देने जा रहे हो तो आपसे क्वेश्चन का लेवल टफ ही होगा। आप तैयारी टफ ही कर रहे हो और क्वेश्चन आपसे बिल्कुल बेसिक भी पूछा जाता है, जैसे कि अभी जीवाजी ग्वालियर यूनिवर्सिटी में हुआ। उम्मीद कर रहा हूं आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। आगे बात करते हैं हम लोग थॉमस हॉब्स की। थॉमस हॉब्स के बारे में मैंने बता दिया, ब्रिटेन के रहने वाले थे। 5 अप्रैल को जन्म हुआ और 4 दिसंबर को मौत हुई। 1588 से 1679 तक चले। ओके, दूसरा टॉपिक इनका है, इनकी फेमस बुक। देखिए, बहुत ही ज्यादा फेमस है लेविथन, बहुत ज्यादा फेमस। क्लियर है? लेविथन की ये बात करते हैं। लेविथन उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, और ये क्वेश्चन कई बार नेट में, PGT में और PhD में कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि लेविथन किसके द्वारा लिखी गई थी, है ना, या लेविथन के रचयिता कौन थे? तो लेविथन किसके द्वारा लिखी गई थी? थॉमस हॉब्स के द्वारा लिखी गई थी। लेविथन में उन्होंने बहुत डिफरेंट बातें करी हैं, बहुत डिफरेंट बातें। तो उसको हम लोग बोलेंगे सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि थॉमस हॉब्स जो थे ना, ये पहले इंडिविजुअलिस्ट थे, ये पहले व्यक्तिवादी विचारक थे। व्यक्तिवादी का मतलब हो गया, इंडिविजुअलिस्ट का मतलब हो गया कि हर व्यक्ति के बारे में, हर व्यक्ति के हित के बारे में, हर व्यक्ति के जन्म, उसके जीवन के बारे में वो बात करते थे। वो टोटल एक समाज की, एक राज्य की बात लेके नहीं चलते थे, वो व्यक्तियों के हिसाब से अपनी बातों को आगे लेकर चलते थे। तो सब्जेक्ट ऑफ स्टडी समझिए क्या है? सब्जेक्ट ऑफ स्टडी में इन्होंने बात करी है इंडिविजुअलिज्म की, व्यक्तिवाद की। पहले व्यक्तिवादियों क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, व्यक्तिवादी पहले कौन थे? 110% कौन थे? हॉब्स थे। आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, ठीक है। हॉब्स इज अ फर्स्ट इंडिविजुअलिस्ट
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला जो मैंने आपको बताया, समझिएगा इस बात को। ठीक है, ये पहले इंडिविजुअलिस्ट थे। सब्जेक्ट ऑफ स्टडी में क्या बात करेंगे, इंडिविजुअलिज्म की बात करेंगे, फिर ये एब्सोल्यूट किंग की बात करेंगे, यानी कि तानाशाही राजा की बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए एक व्यक्ति व्यक्तिवादी भी है, एक विचारक व्यक्तिवादी, यानी कि हर व्यक्ति को महत्व दे रहे हैं, और दूसरी तरफ वही विचारक अपने राजा को एब्सोल्यूट किंग बता रहे हैं, यानी कि एक निरंकुश शासक बता रहे हैं। तो यदि कोई भी विचारक अपने विचार में व्यक्तिवादी के गुण रखता होगा, यदि व्यक्तिवाद को प्रमोट कर रहा होगा, तो कहीं ना कहीं उसका राजा इस हिसाब से तो निरंकुश नहीं हो सकता। यही बात आपको हॉब्स में समझनी है, यही इसकी एक डिफरेंट बात है कि ये व्यक्तिवादी भी हैं और ये निरंकुश राजा की भी बात करते हैं। तो निरंकुश राजा की इन्होंने क्या बात करी, क्यों ऐसी बात करी, उसको भी हम लोग आगे समझेंगे। हॉब्स बात करते हैं कंसेंट ऑफ इंडिविजुअल इज स्टेट। हॉब्स कहते हैं कि जो व्यक्ति हैं उनके आपस की सहमति से राज्य का जन्म हुआ। क्लियर है वाली बात। वो ये नहीं कहते कि राज्य कोई दैवीय शक्ति है, राज्य के कोई ऑर्गन ऑफ स्टेट्स है, राज्य का जन्म किस सिचुएशन में हुआ। वो साफ कहते हैं कि राज्य का जो जन्म है वो लोगों के आपसी कंसेंट से हुआ है, आपसी सहमति से हुआ है। लोगों ने आपस में बैठ के कुछ सहमति करी और सहमति के आधार पर एक राज्य का जन्म हुआ और राज्य से राजा का जन्म हुआ। तो अब राजा का क्या काम है, राजा का काम यह है कि जब लोगों ने आपसी सहमति से एक राज्य बनाया और राज्य में राजा को जिम्मेदारी दी कि भाई आपकी जिम्मेदारी है हम लोगों को प्रोटेक्ट करने की। तो यहाँ पर राजा की जिम्मेदारी क्या है, अपने राज्य के नागरिकों को प्रोटेक्ट करना। और क्यों, क्योंकि नागरिकों ने उसको ये अधिकार दिया है, नागरिकों ने आपसी सहमति से अपने सारे अधिकार किसको दे दिए, अपने राजा को दे दिए। क्लियर है यहाँ तक की बात। ओके, देखिए हॉब्स के चारों तरफ जब हम हॉब्स की बात करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट बातें चलेंगे, लॉ इज सुप्रीम। सबसे इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं, लॉ इज सुप्रीम। कि हॉब्स अपने विचारधारा के अंदर जब भी वो इंडिविजुअलिज्म की बात करें, या जब भी वो एब्सोल्यूट किंग की बात करें, या जब भी वो कंसेंट ऑफ स्टेट, इंडिविजुअल स्टेट की बात करें, हर बात के अंदर लॉ सुप्रीम नजर आएगा। यानी कि जो हॉब्स हैं उनका जो फोकस है वो लॉ पर है। लॉ से उन्होंने अपना फोकस बिल्कुल भी इधर से उधर टच से मस नहीं होने दिया, उन्होंने लॉ पर बहुत ज्यादा फोकस किया है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने आपको यहाँ पर दो चीज समझाई है, बेसिक बताया उनके जन्म और मृत्यु के बारे में, दूसरा उनकी फेमस बुक क्या थी, उसमें क्या क्या बातें उन्होंने रखी और क्या वो कहना चाह रहे थे। ठीक है, सब्जेक्ट ऑफ स्टडी क्या है हमने ये समझा। फिर हम लोगों ने बात करी इंडिविजुअलिज्म के बारे में, एब्सोल्यूट किंग के बारे में, कंसेप्ट ऑफ इंडिविजुअल स्टेट, इसके बारे में हमने बात करी। ठीक है, ओके, मैंने आपको समझाया कि जो हॉब्स हैं ही वाज द फर्स्ट इंडिविजुअलिस्ट। ओके, अब वो बात करते हैं स्टेट की, कि हॉब्स के अकॉर्डिंग स्टेट क्या है। स्टेट, ए स्टेट इज लाइक मशीन। हॉब्स कहते हैं जो राज्य है वो एक मशीन की तरह है, ठीक है ना। एंड ह्यूमंस क्रिएट दिस मशीन। देखिए बात को समझिए, राज्य को उन्होंने एक मशीन बताया, समझे मेरी बात। राज्य को क्या बताया, राज्य क्या है, एक मशीन है। और इस मशीन को बनाया किसने, इस मशीन को बनाया है किसने, इंसान ने, ह्यूमन ने बनाया है। तो बहुत बड़ी बात वो यहाँ पे बोलते हैं कि भगवान है, भगवान ने हम सबको बनाया है। तो हमारे प्राण लेने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ भगवान के पास है। ये बात थॉमस हॉब्स कहते हैं कि दोज हु आर क्रिएटर ऑफ एनीथिंग Only they have right to destroy the particular thing। जिन्होंने किसी चीज को बनाया उनका उस चीज पर पूर्ण रूप से अधिकार है, तो सिर्फ वही अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए उस चीज को, उस वस्तु को समाप्त कर सकते हैं। बात समझ में आई। भगवान ने हम सबको बनाया, थॉमस हॉब्स के अकॉर्डिंग वो कहते हैं भगवान ने हमें बनाया, तो हमारे ऊपर ये अधिकार, हमारे प्राण लेने का अधिकार किसके पास गया, भगवान के पास गया हमारे प्राण लेने का अधिकार। बात को समझ रहे हैं ना आप। तो यहाँ पे थॉमस हॉब्स बोलते हैं कि जिसने भी किसी चीज को क्रिएट किया, द पर्टिकुलर पर्सन हैविंग द फुल राइट ऑन द पर्टिकुलर थिंग। जो जिसको बना रहा है उसका उस पर पूर्ण अधिकार है। मैंने किसी टेबल को बनाया तो उस टेबल के ऊपर अब मेरा अधिकार है, मैं चाहे तो उस पर स्टडी करूं, चाहे तो मैं उसको डिस्ट्रॉय करूं। मैं उसको उपयोग करने के लिए किसी और व्यक्ति को दे सकता हूं, लेकिन जिस व्यक्ति को मैंने वो टेबल दिया वो व्यक्ति उस टेबल को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने उसको बनाया तो सिर्फ मैं ही उसको डिस्ट्रॉय करूंगा, अकॉर्डिंग टू थॉमस हॉब्स।
उम्मीद कर रहा हूं आपको ये बहुत छोटी सी बात थॉमस हॉब्स की समझ में आई होगी। तो वो कहते हैं स्टेट इज लाइक अ मशीन एंड ह्यूमन क्रिएट दिस मशीन। राज्य एक मशीन की तरह है और इस मशीन को किसने बनाया है? ह्यूमंस ने बनाया है, इंसानों ने बनाया है। अब अगला पॉइंट मेरे लिखने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही समझ गए होंगे। इसका मतलब ये क्या हुआ कि ओनली ह्यूमंस कैन destroy it या destroy the state। ओके, सिर्फ ह्यूमन ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये बात करी किसने? थॉमस हॉब्स ने। ओके, लेकिन क्यों करेंगे? जब आप लोगों ने, हम लोगों ने मिलकर एक राज्य को बनाया तो हम लोग उस राज्य को क्यों डिस्ट्रॉय करेंगे? मुद्दा यहां आता है। यहां तो इसको कैसे समझेंगे हम कि देखिए, पहले आप इस बात को पूरी तरह से समझिए। स्टेट इज लाइक अ मशीन, राज्य एक मशीन है। इंसानों ने इस मशीन को बनाया तो सिर्फ इंसान ही इस मशीन को समाप्त कर सकते हैं। पहली बात ये हो गई, ठीक है। दूसरी बात वो बोलते हैं द ऑब्जेक्ट ऑफ स्टेट। दूसरी बात वो बोलते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ स्टेट इज to the preservation of life of every individual। देखिए, ऑब्जेक्ट ऑफ स्टेट बताते हैं कि हर एक व्यक्ति की लाइफ को प्रिजर्व करना, लाइफ को सिक्योरिटी देना, ये राज्य का मुख्य उद्देश्य है, ये राज्य का मुख्य ऑब्जेक्ट है। ठीक है, साथ में कहते हैं इफ स्टेट फेल टू डू सो देन humans can destroy the state। बात समझे? तो जो बात हमने यहां पे रखी थी कि ह्यूमन क्रिएट द मशीन एंड ह्यूमन कैन डिस्ट्रॉय द मशीन, यानी कि स्टेट को ह्यूमन ही हटा सकते हैं। तो बात अगली आई थी क्यों हटाएंगे, लेकिन जब हमने किसी चीज को बनाया तो हम उस चीज को समाप्त क्यों करेंगे? तो वो इसका एक आंसर ये देते हैं कि द ऑब्जेक्ट ऑफ स्टेट इज टू प्रिजर्व द लाइफ ऑफ एवरी इंडिविजुअल, कि जो राज्य का मुख्य उद्देश्य है वो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की, प्राणों की रक्षा करना है, राइट। लेकिन यदि स्टेट फेल होता है ऐसा करने में, इफ द स्टेट फेल टू डू सो देन ह्यूमन कैन डिस्ट्रॉय द मशीन और स्टेट। मेरे बात समझ में आई आप लोगों को यहां तक? तो यहां तक उन लोगों ने एक इंडिविजुअल, क्यों वो एक इंडिविजुअलिस्ट माने जाते हैं, यहां तक उन्होंने इस बात को क्लियर किया है। ठीक है, अगली बात बोलते हैं स्टेट इज आर्टिफिशियल। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। स्टेट इज आर्टिफिशियल, किसने कही ये वाली बात? हॉब्स ने कही ये वाली बात। ठीक है, इज आर्टिफिशियल यानी कि मशीन की बात करते हैं। वो दूसरा बोलते हैं ऑब्जेक्ट, मैंने आपको बता दिया है। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप इनको नोट कीजिएगा। ऑब्जेक्ट of state is to protect individual life। ठीक है, तीसरा पॉइंट वो बोलते हैं हॉब्स फोकस ऑन इंडिविजुअल। हॉब्स इंडिविजुअल पर फोकस करते हैं। ठीक है, अब उम्मीद कर रहा हूं आपको यहां तक की बातें समझ में आई होंगी। अब देखिए, ये हमने पिछले थिंकर में भी हमने ये वाली बात रखी थी कि जब कोई भी विचारक अपने विचार को रखता है तो उनके विचारों पर जो सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, जो द मैक्सिमम इफेक्ट जो उनके विचारों, उनके थॉट्स पर पड़ता है, वो इफेक्ट होता है उस सिचुएशन का जिस सिचुएशन में वो रह रहे हैं।
बात समझ रहे हैं आप मेरी? जैसे कि मैकियावेली के ऊपर चर्च और पोप का नेगेटिव इफेक्ट पड़ा, इंसानों का नेगेटिव इफेक्ट पड़ा, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग किंग की उन्होंने बात करी, क्यों करी? क्योंकि उस समय पर एक युग वहां पर चल रहा था, एक जिसको हम लोगों ने बोला था कि एक पुनर्जागरण की प्रथा उन्होंने स्टार्ट कर दी, ठीक है। एक अंधकार युग टाइप का डार्क एज वहां पर चल रही थी, ठीक है ना। तो उससे उभरने के लिए उन्होंने अपने विचारों को सबके सामने रखा। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे किसकी? हॉब्स की। कि जब हॉब्स ने अपने विचारों को रखा है, या जब हॉब्स अपने जीवन काल में पढ़ाई कर रहे थे या चीजों को समझ रहे थे, तब इंग्लैंड के हालात क्या थे, उस समय इंग्लैंड में क्या चल रहा था। क्लियर है? अब जैसे मैंने आपको जब हॉब्स की डेट ऑफ बर्थ बताई, तो आपको वहीं से समझ में आ गया होगा कि एक ग्लोरियस मूवमेंट स्टार्ट होने वाली थी इंग्लैंड के अंदर, एक गौरवपूर्ण क्रांति जो है वो शुरू होने वाली थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इस बात की कि हॉब्स के टाइम पे इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था। क्या हो रहा था? एट द टाइम ऑफ हॉब्स, एट द एज, यानी कि युग की बात कर रहे हैं हम लोग, एज ऑफ हॉब्स, ब्रिटेन was going through इंडस्ट्रियलाइजेशन का वहां पे एक युग चल रहा था, ठीक है। यहाँ पे एक इंडस्ट्री को डेवलपमेंट मिल रही थी उस समय पे ब्रिटेन के अंदर, ठीक है। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा है तो सीधी सी बात है अर्बनाइजेशन भी चल रहा होगा। यानी कि शहरीकरण, ओके। तो देखिए हॉब्स के समय पर उनके विचारों को क्या प्रभावित करेगा? उनके विचारों को प्रभाव करेगा इंडस्ट्रियलाइजेशन, और क्या प्रभाव करेगा? अर्बनाइजेशन, यानी कि शहरीकरण। ये दो चीजें उनके विचारों को हर जगह पर प्रभावित करेगी, ठीक है। ओके, स्टेट इज रिजल्ट ऑफ कंसेंट ऑफ इंडिविजुअल, ये बात उन्होंने कही। क्या बात कही उन्होंने? स्टेट इज व्हाट? स्टेट इज रिजल्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आपको समझना पड़ेगा। रिजल्ट ऑफ कंसेंट ऑफ इंडिविजुअल। स्टेट क्या है? एक रिजल्ट है। रिजल्ट है किसी कंसेंट ऑफ इंडिविजुअल का, आपसी सहमति का एक रिजल्ट है, ठीक है। फिर वो बात करते हैं एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज मेड बाय ह्यूमन बीइंग, नथिंग इज नेचुरल, ठीक है। वो कहते हैं एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इन द वर्ल्ड, यहां पे ध्यान से समझना इस बात को आप, इज मेड बाय humans, nothing is natural कुछ भी नहीं है, ठीक है। everything in the world is made by humans, nothing is natural। एग्जाम्पल लीजिए, इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया है, जैसे कि ये तो आपको ही पता होगा, स्टेट इज नॉट अ नेचुरल थिंग, इट इज अ क्रिएट बाय द इंडिविजुअल्स, है ना। उनका कंसेंट ऑफ इंडिविजुअल का रिजल्ट है, का परिणाम है राज्य का बनना, ठीक है। तो एक एग्जांपल मैंने दिया स्टेट। दूसरा एग्जांपल बहुत अच्छा वो देते हैं और वो है चर्च। समझिएगा इसको, चर्च और स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप समझिएगा अच्छे से, ठीक है।
ओके वो कहते हैं एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज मेड बाय ह्यूमंस, नथिंग इज नेचुरल। दुनिया के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो नेचुरल पाया गया हो, हर चीज मनुष्य के द्वारा बनाई गई है। तो जिस चीज को मनुष्य बनाएगा, मनुष्य का पूरा अधिकार है उस चीज के ऊपर, उसको समाप्त करना भी मनुष्य के हाथ में ही है। जिसका एक एग्जांपल था स्टेट और दूसरा एग्जांपल क्या आ गया, चर्च। तो यहाँ पे हॉब्स बहुत प्यार से बात रखते हैं कि चर्च इज नॉट सुपीरियर देन द ह्यूमंस, चर्च भी व्यक्तियों से ऊपर नहीं है। इसलिए उनके जो विचार हैं, उनके विचारों में व्यक्तिवादी झलक इसलिए पाई जाती है क्योंकि उन्होंने चर्च को भी व्यक्तियों से नीचे रखा हुआ है। चर्च को भी वो कहते हैं कि ये भी व्यक्तियों ने बनाई है, चर्च ने व्यक्तियों को नहीं बनाया है। क्लियर दोस्तों। इसके बाद वो बात करते हैं कि ही अपोज्ड द चर्च एंड से दैट चर्च इज आल्सो मेड बाय ह्यूमन बीइंग। ठीक है, उन्होंने उसको चर्च को अपोज किया है। He opposed the church and he said it is also created by humans, इसको भी लोगों ने ही बनाया है। ठीक है, ओके। दूसरी बात वो इंडिविजुअल के बारे में बोलते हैं कि इंडिविजुअल इज रेशनल, यानी कि तार्किक है, कि व्यक्ति क्या है, तार्किक है। क्या बोलते हैं व्यक्तियों को, उन्होंने व्यक्तियों को तार्किक की संज्ञा दी है कि इज अ रेशनल एंड सेल्फिश, यानी कि स्वार्थी। देखिए यहां पे दो बात को वो करते हैं। पहली बात वो बोलते हैं कि ही अपोज द चर्च, ये बात हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस की थी। क्यों अपोज करते हैं कि एवरीथिंग इन द वर्ल्ड मेड बाय द ह्यूमंस, तो जब हर चीज को इंसानों ने बनाया है तो चर्च अपने आप कैसे बनी होगी, है ना। तो चर्च को भी इंसान ने बनाया है, तो नथिंग इज नेचुरल, एवरीथिंग इज क्रिएटेड बाय द ह्यूमंस। स्टेट एंड चर्च इसका बेस्ट एग्जांपल थे। दूसरी बात वो बोलते हैं ही अपोज द चर्च एंड ही सेड दैट चर्च इज आल्सो क्रिएटेड बाय ह्यूमंस, जो चर्च है उसको भी व्यक्तियों ने बनाया है, इसलिए उन्होंने चर्च को अपोज किया। चर्च जो है वो सुप्रीम नहीं है, सुप्रीम सिर्फ एक ही चीज है, दैट इज व्हाट, व्यक्ति। हॉब्स के विचारों में सिर्फ एक ही चीज सुप्रीम है, वो चीज क्या है, व्यक्ति, यानी वो कंप्लीटली व्यक्तिवादी व्यक्ति हैं। दूसरी बात वो बोलते हैं इंडिविजुअल इज रेशनल, रेशनल यानी कि तार्किक है। व्यक्ति जो है वो तार्किक है और व्यक्ति जो है स्वार्थी भी है, सेल्फिश भी है। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है। फिर अब वो बात करते हैं अपने किंग की। वो मॉर्टल गॉड बोलते हैं अपने किंग को, किंग ऑफ हॉब्स। किंग ऑफ हॉब्स क्या बोलते हैं वो, मॉर्टल गॉड। ठीक है, मॉर्टल गॉड बोलते हैं, यानी कि उसको बनाया जा रहा है, वो खुद से सर्वगुण संपन्न नहीं है। जो व्यक्ति हैं वो अपनी सहमति से अपने राजा को बना रहे हैं, सबकी सहमति से एक राजा को बनाया जा रहा है। मॉर्टल गॉड का मतलब ये हो गया कि उसको राजा बनने के बाद उसको फिर भगवान की संज्ञा दे दी है कि जिसको हमने चुन लिया, सब व्यक्तियों की सहमति से जिसको चुना गया, फिर वो इज इक्वल टू गॉड है। फिर आप उसके डिसीजंस पे, आप उसके काम करने की प्रक्रिया पे, आप उसके काम करने के तरीके पे क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते तब तक जब तक आपका राजा आपके हित में कार्य कर रहा है। जिस दिन राजा स्वार्थी हो जाए या परिवारवादी हो जाए या ज्यादा ही धनिक तंत्र में घुसने लग जाए, उस दिन हॉब्स ने भी अपने राजा को हटा के भगाने की बात कही है। ये हर एक विचारक ने राजा के बारे में ये वाली बात रखी है। तो द किंग ऑफ हॉब्स इज मॉर्टल गॉड। क्वेश्चन आपका आ सकता है कि मॉर्टल गॉड का मतलब किस विचारक के विचारों में मिलता है, किसमें मिलता है, हॉब्स, थॉमस हॉब्स के विचारों में मिलता है। ठीक है, तो कैसा किंग है इनका, पहली बात, पहला निरंकुश। पहला तो इनका एब्सोल्यूट किंग है, निरंकुश है। ठीक है, किंग ऑफ हॉब्स मॉर्टल गॉड क्या है, पहला एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूटलिस्ट का मतलब हो गया निरंकुशवादी है। दूसरा बोलता है कमांड ऑफ किंग इज लॉ, कि किंग ने जो बोल दिया वही कानून है। जो राजा ने बोल दिया वही कानून है। अब यहां पे दो बातें आती हैं।
यदि मैं व्यक्तिवादी हूं, बात को समझिएगा आप यहाँ पे कि यदि हम व्यक्तिवादी हैं तो कहीं ना कहीं मेरे विचारों में व्यक्ति सबसे ऊपर है ना। मेरे विचारों में व्यक्ति के लिए ही सारी चीज होनी चाहिए, व्यक्ति से ऊपर तो फिर राजा नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो हॉब्स है वो व्यक्तिवादी के साथ साथ वो एक एब्सोल्यूट किंग, एक निरंकुश राजा को भी फेवर कर रहे हैं। अब निरंकुश जो राजा उन्होंने अपना बनाया, निरंकुश राजा को उन्होंने क्या बोला कि पहली बात तो कंसेंट ऑफ पीपल्स, लोगों की सहमति से राज्य बना, लोगों की सहमति से राजा बना। लेकिन जब एक बार लोगों ने अपनी सहमति से अपने राजा को बनाया और अपने सारे अधिकार अपने राजा को सौंप दिए, तो कहीं ना कहीं उसने उस राजा को मोर्टल गॉड की उपाधि दिया। मोर्टल गॉड यानी कि नेक्स्ट टू द गॉड, भगवान के बराबर उसको माना गया। अब यहाँ पे हाउस बोलते हैं कि जब मेरा राजा भगवान है तो उसके द्वारा बोली गई हर बात मेरे लिए अब कानून होगी। परंतु यहाँ पे भगवान, यहाँ पे गॉड को भी एक ही ड्यूटी दी गई है, वो क्या है, लोगों के प्राणों की रक्षा करना। ठीक है, यदि राज्य या उसका राजा ऐसा करने में फेल हो रहा है तो स्टेट इज व्हाट, स्टेट इज मशीन। इफ स्टेट इज मशीन, द मशीन इज क्रिएटेड बाय ह्यूमंस। राज्य क्या है, एक मशीन है जिसको लोगों ने बनाया, तो लोग उसको फिर डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। समझे मेरी बात। तो यहाँ पे उसने बोला है कि द कमांड ऑफ किंग इज लॉ। ठीक है, तो उसका एक तो जो राजा है वो एब्सोल्यूट है, दूसरी वो बात करता है कमांड ऑफ किंग इज लॉ। सबसे इंपॉर्टेंट बात वो करता है वो ये है कि चर्च इज अंडर द किंग। चर्च इज अंडर द किंग। जो चर्च है वो राजा के अधीन उसने बताया है। बात समझे। कमांड ऑफ किंग इज लॉ, राजा ने जो बोल दिया वही कानून है। द चर्च इज अंडर द किंग। उसने चर्च जो अभी तक मैकियावेली के टाइम पे हमने देखा था कि वो बहुत ज्यादा सुप्रीम थी, चर्च के हिसाब से राजा चलते थे, चर्च के हिसाब से ही ब्रिटेन और फ्रांस चल रहे थे। फ्लोरेंस जैसे शहरों के ऊपर फ्रांस जैसे देशों का कब्जा भी हुआ। तो उस चर्च को यहाँ पे हॉब्स ने क्या किया, उस चर्च को ही उसने अपने राजा के अधीन कर दिया। उम्मीद करो आपको यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो लास्ट वो बोलते हैं अपने किंग के बारे में वो ये है कि द ट्रेडिशन, मोरालिटी, एथिक्स कैन नॉट इफेक्ट द किंग। बात समझिएगा। ट्रेडिशंस, मोरालिटी, एथिक्स और ट्रेडिशन, मोरालिटी, एथिक्स can not affect the king। ठीक है, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक, इसको आप एक बार फिर से समझिएगा। किंग ऑफ हॉब्स, हॉब्स का राजा। हॉब्स सबसे पहले एक व्यक्तिवादी होने के साथ साथ एक एब्सोल्यूट किंग को भी फेवर करता है, एक निरंकुशवादी राजा की वो बात करता है। वो कहता है कि निरंकुशवादी जो राजा है वो अपने परिवार के दम पर या अपनी शक्ति के दम पर राजा नहीं बनाया गया। वो राजा किस हिसाब से बनाया गया है, वो राजा व्यक्तियों ने अपने आप बनाया, व्यक्तियों ने अपने कंसेंट को उसको हवाले किया, अपने अधिकार समाज के, राज्य के व्यक्तियों ने जानबूझकर अपने राजा को दिए कि हम आपको अपने कुछ अधिकार दे रहे हैं, बदले में आपका क्या काम है, आपका काम सिर्फ ये है कि आपको हमारी रक्षा करनी है। तो जब उन्होंने अपना राजा चुन लिया, अपना राजा बना दिया, तब उसके बाद वो राजा निरंकुश बनाया। वो निरंकुश है इसलिए राजा नहीं बना, इस बात को आप समझिए। ही इज एब्सोल्यूट डजंट मीन दैट्स व्हाई ही इज द किंग। ही इज किंग, दैट्स व्हाई ही इज द एब्सोल्यूट। वो राजा है, उसके बाद उसको निरंकुशता के पावर दिए गए हैं, इसलिए वो कहता है द कमांड ऑफ किंग इज लॉ। एक बार राजा ने जो कह दिया वही कानून है। ठीक है, वो कहता है चर्च इज अंडर द किंग। जो चर्च है वो राजा के अधीन है। राजा, राज्य, व्यक्ति कोई भी चर्च के अधीन नहीं होगा। मैकियावेली ने बहुत बहस करी थी इसके बारे में और हॉब्स ने उस चीज को आगे बढ़ाते हुए, मैकियावेली को सपोर्ट करते हुए चर्च को डाउन किया है। कहीं ना कहीं हॉब्स ने मैकियावेली के यहाँ पे समर्थन किया है और चर्च को नीचे लेके आए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात वो बोलते हैं ट्रेडिशन, ठीक है, मोरालिटी और एथिक्स, ये राजा को इफेक्ट नहीं करेंगे, राजा इनसे इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, Hobbes was the individualist but fulfilling the interest of individual. He supported the absolute king. बात समझे आप मेरी? देखिए,
was individualist but for fulfilling the interest of individual, for fulfilling the interest of individual, he support absolute king. ठीक है, हॉब्स एक व्यक्तिवादी है, हॉब्स एक व्यक्तिवादी है, परंतु व्यक्तियों के इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए, पूरा करने के लिए उसने एक निरंकुशवादी राजा को अपने विचारों में जगह दी है। ठीक है, तो वो एक तरह तो बोलता है फुलफिलिंग द इंडिविजुअल इंटरेस्ट, फुलफिलिंग द इंडिविजुअल इंटरेस्ट, उसने एब्सोल्यूट किंग की बात करी है। दूसरी बात वो करता है, या आप इसको यूं भी कह सकते हैं, और एक ही बात है दोनों में, टू प्रिजर्व the individual life he support what? Absolute king. He support absolute king और monarchy। उम्मीद कर रहा हूं आपको ये वाली बात यहां तक समझ में आई होगी। ठीक है, इसको आप ध्यान से समझिए। देखिए मैं एक बार फिर से यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, इवन मैं यहाँ से इसको स्टार्ट करता हूँ। देखिए, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज मेड बाय ह्यूमंस, नथिंग इज नेचुरल। सब कुछ लोगों ने बनाया है, कुछ भी नेचुरल नहीं है, जैसे कि स्टेट और चर्च। दूसरी बात वो करता है, ही अपोज्ड द चर्च एंड सेड इट इज आल्सो क्रिएटेड बाय द ह्यूमन। उसने चर्च प्रथा का विरोध किया और ये कहा कि चर्च जो है वो भी व्यक्तियों के द्वारा बनाई गई है। इंडिविजुअल इज रैशनलिस्ट एंड सेल्फिश, जो व्यक्ति है वो एक तार्किक है और स्वार्थी भी है। तीसरी बात वो अगली बात बोलता है, किंग ऑफ हॉब्स, वो अपने राजा को मॉर्टल गॉड की उपाधि देता है। वो बोलता है मेरा राजा निरंकुश है, क्यों है मैं अभी आगे समझाता हूँ। वो कहता है कमांड ऑफ किंग इज अ लॉ, जो मेरे राजा ने एक बार बोल दिया वही कानून है। तीसरी बात वो बोलता है चर्च इज अंडर द किंग, जो चर्च है वो राजा से ऊपर नहीं जा सकती, उसके अधीन रहना पड़ेगा। अगली बात बोलता है ट्रेडिशन मोरलिटी एथिक्स कैन अफेक्ट द किंग। ट्रेडिशन हो गए, परंपराएं हो गई, नैतिकताएं हो गई, ये सारे की सारी चीजें उसके राजा को प्रभावित नहीं कर सकते। अगली बात बोलता है हॉब्स was individualist but for fulfilling the interest of individual he support absolute king। वो कहता है कि हॉब्स जो है वो एक व्यक्तिवादी है, परंतु व्यक्तियों की बेसिक नीड को पूरा करने के लिए, उनके इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए उसने निरंकुश राजा की बात कही है। या आप ये भी कह सकते हो टू प्रिजर्व द लाइफ ऑफ इंडिविजुअल, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की रक्षा करने के लिए हॉब्स ने क्या किया, हॉब्स ने एक एब्सोल्यूट किंग, एक मोनार्की की बात कही है। ठीक है, अगली बात पे हम लोग आ जाते हैं। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ टू इवेल्युएट द थॉट ऑफ हॉब्स। देखिए यहाँ पे सेवाइन की बात हम लोग करेंगे। क्वेश्चन है आपका, हाउ टू इवेल्युएट द थॉट ऑफ हॉब्स। कैसे इसको आप इवेल्युएट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हैकर की। कि हैकर इसके बारे में क्या बोलता है। हैकर बोलता है द साइकोलॉजी ऑफ हॉब्स is individualist। ठीक है, सेबाइन क्या कहता है इसके बारे में, सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों सेबाइन। हॉब्स के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट जो बातें रखी हैं वो सेबाइन ने रखी हैं, इसको आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, सेबाइन कहता है इसके बारे में, हॉब्स इज प्राइमरी इंडिविजुअलिस्ट एंड मेंस एब्सोल्यूट।
ठीक है, कि आरंभ में तो जो होब्स था वो पहले एक व्यक्तिवादी था, बाद में एक निरंकुश शासक की तरह उसने अपने आप को निखार के सबके सामने रखा है। तो वो कहता है कि हाँ, होब्स इज प्राइमरी इंडिविजुअलिस्ट and main is absolute, ठीक है, ओके, क्लियर दोस्तों यहां तक। उसके बाद सेवाइन को आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि पूर्ण सत्तावाद एक साधन है और व्यक्ति एक साध्य है। सेवाइन ने कहा है ये हॉब्स के बारे में। सेवाइन के हिसाब से हॉब्स के क्या विचार हैं कि पूर्ण सत्तावाद एक साध्य है तथा व्यक्ति एक साधन। आया हुआ ये क्वेश्चन आपका, 2014 में आया वो क्वेश्चन है कि पूर्ण सत्तावाद एक साध्य है, व्यक्ति एक साधन। ये विचार किसका था? ये विचार किसका था? हॉब्स का। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मार्क कर लीजिए, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, ओके। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात पर चलते हैं। ये तो था हॉब्स के बारे में विचार हमने रखे। हमने हॉब्स किस प्रकार से व्यक्तिवादी है ये समझा, क्यों वो व्यक्तिवादी बनते बनते एक निरंकुशवादी राजा के समर्थन में आ जाता है, हमने वो समझा। किस प्रकार से हॉब्स ने मैकियावेली के विचारों को आगे बढ़ाते हुए उनको चर्च, जो सबसे बड़ी समस्या थी उन दोनों, उसको एकदम से व्यक्ति के नीचे दबा दिया है और व्यक्ति को चर्च से ऊपर कर दिया है। हमने इस बात को समझा। अब सबसे इंपॉर्टेंट जिस बात पे हमें जाना है वो है, अब ये आप ये समझ लीजिए कि हॉब्स से आगे और रूसो तक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो चलेगी वो यही है, इसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा, वो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट यहां से हमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट समझना है, ठीक है। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हो गया? अ कॉन्ट्रैक्ट विद इन द पीपल, अ कॉन्ट्रैक्ट within the people. Hobbes want to prove the utility of state. यहां पे आपको जो समझना है वो ये है, देखिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है कि Hobbes want to prove the utility of state। समझे? हॉब्स यूटिलिटी का मतलब क्या हो गया? उपयोगिता, ठीक है। क्या बात करता है? हॉब्स वांट टू प्रूव द यूटिलिटी ऑफ स्टेट। अपने विचारों से हॉब्स कहीं ना कहीं राज्य की उपयोगिता को समझाना चाहता है, राज्य की उपयोगिता को प्रभावित करना चाहता है, उसको इवन प्रूफ करना चाहता है कि राज्य की उपयोगिता क्या है। क्यों? क्योंकि राज्य का जन्म कैसे हुआ? म्यूचुअल कंसेंट से। म्यूचुअल कंसेंट का मतलब क्या हो गया? सोशल कॉन्ट्रैक्ट से, लोगों की आपसी सहमति से। म्यूचुअल कंसेंट सोशल कॉन्ट्रैक्ट से हुआ। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लोगों ने अपने कुछ अधिकार राजा को दे दिए और राजा को जिम्मेदारी दी कि आप हमारी रक्षा करेंगे, ये राजा का एक कर्तव्य दे दिया। लेकिन राजा ने बदले में क्या लिया? द कमांड ऑफ किंग इज द लॉ, कि मैंने, ठीक है मैं आपकी सारी बात मान रहा हूं, परंतु जो मैंने कमांड किया, जो मैंने कानून बनाया, जो मैंने बात रखी वही कानून है, आप फिर उस पर इफ एंड बट नहीं लगा सकते। ये बात रखी राजा ने, तो दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ।
ठीक है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, देखिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट की मैं बात कर रहा हूं, मैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो पुस्तक, जो बुक, जो ग्रंथ लिखा है उसका हॉब्स से कोई भी लेना देना नहीं है। हॉब्स ने बस सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करी है, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो लिखी है वो लिखी है जे रूसो ने, वो हम रूसो के टाइम पे उसकी बात करेंगे। अभी आप इसको यहीं तक समझिएगा, ठीक है। हॉब्स वांट टू प्रूव द यूटिलिटी ऑफ स्टेट, ही नेवर वांट टू प्रूव द बर्थ या ओरिजिन ऑफ स्टेट। वो यूटिलिटी की बात करता है, वो राज्य की उपयोगिता की बात करता है, वो राज्य के जन्म की बात नहीं करता। ही नेवर वांट टू प्रूव द बर्थ, क्योंकि बर्थ तो उसने बता ही दिया कैसे हुआ, कैसे हुआ, सोशल कॉन्ट्रैक्ट से हुआ, कंसेंट से हुआ, है ना। he just wanted to prove the utility of state, he never want to prove the birth of state। इस बात को आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। The social contract theory of Hobbes is theory of political obligation, ठीक है। The social contract theory of Hobbes, इसको समझिएगा, समझाते हैं इसको। The social contract theory of Hobbes is the social contract theory of Hobbes is the theory of political obligation, is the theory of political obligation। देखिए बात को समझिएगा आप यहाँ पे, देखिए सबसे पहले सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट या कॉन्ट्रैक्ट विद इन द पीपल, ठीक है। लोगों के आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, जहां पर उन्होंने अपने अधिकार अपने राजा को दिए और राजा ने जिम्मेदारियों के साथ अपनी बातें लोगों के तक रखी, और दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट के बाद वो क्या कहता है, हॉब्स वांट टू प्रूव द यूटिलिटी ऑफ स्टेट। हॉब्स जो है वो राज्य की उपयोगिता को प्रूव करना चाहते हैं, वो कभी भी ये नहीं प्रूव करना चाहते कि राज्य का जन्म कैसे हुआ, क्योंकि इस बात को वो पहले ही प्रूव कर चुके हैं। राज्य का जन्म कैसे हुआ, सोशल कॉन्ट्रैक्ट से हुआ। राज्य का जन्म कैसे हुआ, द कंसेंट ऑफ इंडिविजुअल से राज्य का जन्म हुआ। क्लियर है यहां तक, ठीक है। फिर वो बात करते हैं, he never want to prove the birth of state। फिर बोलते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ हॉब्स इज द थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। जो उनकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी है वो बेसिकली क्या है, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन की थ्योरी है, ठीक है। उसके बाद वो बात करते हैं, इफ द इंडिविजुअल विल नॉट फॉलो द लॉ ऑफ स्टेट देन द सेल्फ प्रिजर्वेशन विल बी इन डेंजरस। बात को समझिएगा, हॉब्स कहते हैं इफ द इंडिविजुअल, यहां पर उन्होंने इंडिविजुअल को एक जिम्मेदारी भी दी है, वो कहते हैं इफ द इंडिविजुअल विल नॉट फॉलो द लॉ, यदि व्यक्ति ही कानूनों को फॉलो नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं सेल्फ प्रिजर्वेशन, सेल्फ प्रिजर्वेशन का मतलब, एक सेकेंड, हाँ, सेल्फ प्रिजर्वेशन का मतलब क्या है कि आत्मरक्षा, है ना, खुद की संरक्षण की बात वो जो कर रहे हैं वो खतरे में पड़ जाएगी, है ना। तो कहते हैं इफ द इंडिविजुअल will not follow the law of state then the self preservation will be in डेंजरस। बात को समझिएगा, हॉब्स बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि जो इंडिविजुअल हैं, जो व्यक्ति हैं, उनको राज्य के कानून मानने पड़ेंगे। यदि वो राज्य के कानूनों को नहीं मानेंगे तो उन्हीं के लिए प्रॉब्लम है, उनकी सेल्फ प्रिजर्वेशन, आत्मरक्षा जो है वो खतरे में पड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी सहमति से अपने अधिकार राज्य को दिए। भैया राज्य ने उनसे लिया नहीं था, उन्होंने सबने एक आपसी म्यूचुअल कंसेंट किया और म्यूचुअल कंसेंट से अपने अधिकार अपने राज्य को दिए, अपने राजा को दिए। तो अब मैं अपने अधिकार अपने राजा को दूंगा तो कहीं ना कहीं मेरे लिए जरूरी ना कि राजा के द्वारा बनाए गए कानूनों को भी मैं मानूं। यदि मैं उसके द्वारा बनाए गए कानूनों को नहीं मानूंगा तो मैं अपने सेल्फ प्रिजर्वेशन को खतरे में डाल रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैंने सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए ही तो स्टेट को बनाया था, है ना। मैंने अपने प्राणों की रक्षा के लिए, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए तो हम लोगों ने एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया था, राजा को ऊपर ले गए थे हम लोग, अदरवाइज तो राजा की कोई जरूरत ही नहीं थी। क्लियर है यहां तक? विल बी इन
विल बी इन डेंजरस, ठीक है। अब वो बोलते हैं पावर ऑफ पॉलिटिक्स इज मोस्ट इंपोर्टेंट एंड परमानेंट। हॉब्स कहते हैं द पावर ऑफ पॉलिटिक्स is most important and permanent, कि पॉलिटिक्स की जो पावर है बहुत जरूरी है और वो एक परमानेंट चीज है, ठीक है। फिर वो बोलते हैं ऑल द पावर ऑफ द इंडिविजुअल ट्रांसफर टू अ किंग इन द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। देखिए हमने यहाँ पे सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जब बात करी तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में मैंने आपको समझाया कि किस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो यहाँ पे हॉब्स क्या कर रहे हैं उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। वो कहते हैं ऑल द पावर्स ऑफ इंडिविजुअल्स ट्रांसफर्ड टू द किंग इन सोशल कॉन्ट्रैक्ट। बात को समझिए, सोशल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट में होता है कि व्यक्ति अपनी सभी पावर किसको दे देते हैं? व्यक्ति अपनी सभी पावर देते हैं, ट्रांसफर करते हैं अपने किंग को, अपने राजा को, सभी अपनी शक्तियों को ट्रांसफर करते हैं। ये है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है यहां तक? ओके। उसके बाद वो बोलते हैं द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द किंग कम थ्रू सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ किंग कम थ्रू सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब जो भी राजा के पास विधायी शक्तियां हैं, समझिएगा इस बात को, द लेजिस्लेटिव यानी कि विधायी शक्तियां, पावर ऑफ द किंग कम थ्रू सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। राजा की जितनी भी विधायी शक्तियां हैं वो सभी उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा उसको मिली हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको बात समझ में आ रही होगी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट की हम लोग बात कर रहे हैं किस प्रकार से व्यक्तियों ने एक आपसी सहमति से एक राजा को जन्म दिया, एक आपसी सहमति से राज्य को जन्म दिया। किस प्रकार से जो हॉब्स हैं वो एक व्यक्तिवादी भी हैं, हॉब्स जो है वो एक निरंकुश राजा का भी समर्थन कर रहे हैं, अपने राजा को मोरल गॉड भी बोल रहे, मॉडल गॉड भी बताते हैं, और अपने व्यक्तियों को हर चीज का सुप्रीम पावर भी बता रहे हैं। तो दोनों चीजों को मिक्स कर दोनों चीजों को, अपने राजा को, राज्य को और व्यक्तियों को, तीनों चीजों को मिक्स कर उन्होंने अपने विचारों को अपनी एक पुस्तक, अपने एक ग्रंथ में लिखा है। उस ग्रंथ का नाम क्या है? उस ग्रंथ का नाम है लेवाइथन। देखिए इनकी इन सभी बातों से हमें एक चीज तो क्लियर हो रही है कि हॉब्स के विचारों में कहीं ना कहीं डर है, ठीक है। उनको डर है किस बात का? कि लोग जो है वो सिक्योर नहीं है अपने राज्य में। उनको डर है कि राजा जो है उसके पास भी पावर तो है बट वो सिक्योर नहीं है। पब्लिक जब चाहे तब राजा को उठा दे और राजा जब चाहे तब पब्लिक ऊपर अत्याचार करे। तो अपने विचारों को उन्होंने लिखा है, समझाया भी है, परंतु कहीं ना कहीं एक डर की भावना के साथ उन्होंने अपने विचारों को सामने रखा है। इसीलिए इन्हीं सब बातों पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो इनके बारे में की जाती है, वो ये है कि मी एंड फियर are the twins। मैं और डर जुड़वा भाई हैं। बहुत आया ये क्वेश्चन, ठीक है। किसने कही ये वाली बात कि मैं और डर, उस दिन से मेरा जन्म नहीं हुआ, मेरे साथ साथ एक डर का भी जन्म हुआ। हम दोनों कौन हैं? हम दोनों जुड़वा भाई हैं। ये बात किसने करी है? ये बात करी है थॉमस हॉब्स ने, ठीक है। ओके, लास्ट बात, द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द किंग कम थ्रू सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब है कि जब हम लोगों ने सामाजिक गठबंधन किया, उस गठबंधन से, उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट से हमने हमारे राजा को कुछ विधायी शक्तियां दी, कुछ लेजिस्लेटिव पावर दी। समझिए कैसे, क्या दिया। ओके, अगले पेज पे चलते हैं।
बात करते हैं हॉब्स के नेचुरल लॉ के बारे में। नेचुरल लॉ ऑफ हॉब्स, नेचुरल लॉ में वो तीन बातें रखते हैं। पहली बात, नेचुरल लॉ इज अ लॉ ऑफ विजडम। वो कहते हैं नेचुरल लॉ इज अ लॉ ऑफ विजडम। जो नेचुरल लॉ है वो एक विजडम का लॉ है, ठीक है। दूसरी बात वो करते हैं, वी शुड ऑल्सो बी रेडी टू लीव आवर सम राइट। जब हम लोग सोशल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हम लोगों को तैयार रहना चाहिए मेंटली तौर पर, मानसिक तौर पर। वी शुड बी रेडी टू लीव आवर सम राइट, मानसिक तौर पर हमें तैयार रहना चाहिए अपने कुछ अधिकार को त्यागने के लिए, ठीक है। तीसरी बात वो करते हैं, we should be ready for the contract। देखिए कॉन्ट्रैक्ट का मतलब, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब, एमओयू का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ आपकी ही आपकी चलेगी, है ना। आपके घर में जब कोई किराए पे रहने के लिए आता है और जब आप उसके साथ एक रेंट एग्रीमेंट करते हैं तो सिर्फ ऐसा नहीं होता कि आप अपने अकॉर्डिंगली पूरा रेंट एग्रीमेंट करेंगे कि आप इस टाइम नहीं आ सकते, इस टाइम नहीं जा सकते, इतना यूज नहीं कर सकते पानी, इस यहाँ पार्किंग नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। तो जो आप उसके साथ एग्रीमेंट करेंगे वो कहीं ना कहीं वो म्यूचुअली होगा। यदि आप उससे किराया ले रहे हैं तो वो भी आपके प्लेस को, आपके प्रेमिसेस को यूज कर रहा है। उसी की बात यहाँ पे हॉब्स कर रहा है। हॉब्स कह रहा है कि जब सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ऐसा नहीं है कि सारी की सारी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ राजा के ऊपर है। वो कहता है कहीं ना कहीं लोगों को भी अपने अधिकार छोड़ने के लिए मानसिक तौर पर राजी रहना पड़ेगा, रेडी रहना पड़ेगा, ठीक है। ये उसके नेचुरल लॉ हैं हॉब्स के। अगले में वो बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार आपका पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसको ध्यान से समझिएगा। साइलेंस ऑफ लॉ इज लिबर्टी, नॉट द अब्सेंस ऑफ लॉ। वो बोलते हैं लिबर्टी क्या है, जो लॉ है, जो कानून है, उसका साइलेंस होना लिबर्टी है, उसका अब्सेंस होना लिबर्टी नहीं है। यानी कि लॉ उन्होंने बहुत जरूरी माना है, लेकिन लॉ बहुत ज्यादा एक रिमिट टाइप का नहीं होना चाहिए, विकृत नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा साइलेंस लॉ की बात कर रहे हैं। यानी कि लॉ शांति से बैठा हुआ है, वो किसी से कोई डिस्टर्बेंस नहीं कर रहा, आप अपनी लिबर्टी को जियो। बट लॉ होना जरूरी है, लॉ इज मैंडेटरी। वो बहुत जरूरी बताया है कि लॉ तो चाहिए ही चाहिए, बस साइलेंस रहे। तो व्हाट इज लिबर्टी अकॉर्डिंग टू हॉब्स? अकॉर्डिंग टू हॉब्स, द साइलेंस ऑफ लॉ इज लिबर्टी, नॉट द अब्सेंस ऑफ लॉ। अब्सेंस ऑफ लॉ तो लिबर्टी नहीं है, वो तो फिर एक तरह से तानाशाही रवैया हो गया सबका ना। अब्सेंस ऑफ लॉ का मतलब है लॉ है ही नहीं, बात ही नहीं कर सकते आप लॉ की। और साइलेंस के अंदर क्या है कि लॉ है बट साइलेंस है जब हमें उसकी जरूरत पड़ेगी, या जब लॉ को लगेगा कि मुझे अब इंटरफेयर करने की जरूरत है, तब लॉ अपनी बातें सामने रखेगा। दूसरी बात वो करते हैं, फ्रीडम इज ओनली पॉसिबल इन द स्टेट, इट इज नॉट पॉसिबल अंडर द नेचुरल लॉ। नेचुरल लॉ के अंदर फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता पॉसिबल नहीं है। स्वतंत्रता कब पॉसिबल है? वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट, राज्य के अधीन ही स्वतंत्रता पॉसिबल है, ठीक है। उसके बाद वो बात करते हैं अपनी दो बुक्स के बारे में। एक है लेवाइथन, ठीक है। लेवाइथन की कंपेयर हमने किससे किया था? फियर, डर से हमने लेवाइथन को कंपेयर किया था। और दूसरा क्या है? डिकॉप। उसका अर्थ क्या है? एंड ऑफ नॉलेज इज द ओनली पावर। लिवाइथन के अंदर ही एक्सप्लेन अबाउट द फियर, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑल। और दूसरी जो उनकी पुस्तक है डी कॉपर, उसके अंदर उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया? वो कहते हैं दूसरी पुस्तक के अंदर, दूसरे ग्रंथ के अंदर, एंड ऑफ नॉलेज इज द ओनली पावर, कि एंड ऑफ नॉलेज ही पावर है, ठीक है। एट द एंड वो बात करते हैं, ओके हाँ, एट द एंड वो बात करते हैं अपनी इन दोनों बुक्स के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो ये था टॉपिक हमारा थॉमस हॉब्स का, जो हमने आज कवर किया। थॉमस हॉब्स के बारे में हमने सोशल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, हॉब्स के बारे में हम लोगों ने किस प्रकार से वो व्यक्तिवादी हैं हमने ये पढ़ा। हमने पढ़ा कि वो क्यों निरंकुश राजा की बात करते हैं, हमने पढ़ा कि वो क्यों मोनार्की राजा की बात करते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा कि वो किस प्रकार से फ्रीडम को मानते हैं, अब्सेंस में मानते हैं, कि साइलेंस ऑफ लॉ को फ्रीडम मानते हैं। हमने पढ़ा कि किस प्रकार से वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू लोगों के अधिकारों की बात करते हैं, वो एक कॉम्प्रोमाइज की भी बात करते हैं, वो नेचुरल लॉ की बात भी करते हैं, वो लॉ की भी बात करते हैं। तो हर प्रकार से हम लोगों ने जो थॉमस हॉब्स की बातें थी उनको हमने कवर किया। उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। देखिए इस क्लास में से जो आज हमने किया है, इसमें से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं। मैंने कुछ आपको बीच बीच में बताए भी थे टॉपिक कि कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। बहुत जल्दी इस सीरीज को खत्म करके हम आपके लिए बहुत अच्छे एमसीक्यूज लेके आएंगे, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी ये सारे टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ के करने में। देखिए आप अपने नोट्स साथ साथ बनाइए, क्योंकि यदि आप अपने नोट्स बना रहे हैं तो यकीन मानिए कि आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ हमें सुन रहे हैं तो तैयारी तो आपकी हो रही है, लेकिन बहुत अच्छे लेवल पर अगर आपको तैयारी करनी है तो आप अपने नोट्स साथ साथ बनाइए।
और अपने नोट्स को बनाने के बाद जब हम लोग क्वेश्चंस की सीरीज पर चलेंगे, जब हम लोग प्रैक्टिस सेशन में चलेंगे, तब देखिएगा कि आपके नोट्स आपको कितना हेल्प कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में बहुत जल्द। थैंक यू सो मच। जय हिंद।